अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नून लीग ऐलान कर चुकी है कि नवाज शरीफ उनकी पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उनके सामने कुछ कानूनी रुकावटें हैं। कयास आराइयां हैं कि नवाज शरीफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उनकी जमात को तवक्को है कि कानूनी मसाइल कागजात नामजदगी तक हल हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में दावा किया कि नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में ज़िमनी नहीं, जनरल इलेक्शन में इंतखाब लड़ेंगे। अब सवाल हम अपने पैनल के सामने रखेंगे कि नवाज शरीफ जनरल इलेक्शन लड़ सकेंगे या फिर ज़िमनी इंतखाबात का इंतज़ार होगा। पैनल में आज हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, एजाज सैयद साहब, उमर चीमा साहब। मज़हर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे डिस्कशन का। आपको क्या लगता है, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस बार जनरल इलेक्शन लड़ सकेंगे या फिर ज़िमनी इंतखाबात का इंतज़ार होगा? देखिए, बज़ाते ख़ुद ये सवाल बड़ा मज़ा का खेज़ है। अगर नवाज़ शरीफ साहब जनरल इलेक्शन तक क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन जीतने पर आ जाएगा, क्योंकि एक ऐसे रहनुमा जो आए हैं पाकिस्तान में और उनको मुस्लिम लीग नून ने उनका इस्तकबाल किया है, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए वो सारे कोशा हैं, और अब तक हमें ये नहीं पता कि उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है। वो आज अगर राना सनाउल्लाह या XYZ कोई भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ाहिर है पुरएतमाद तरीक़े से ये कह रहे हैं कि नहीं वो आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मेरा ख़्याल है कि अगर नामज़दगी तक नवाज़ शरीफ साहब नहीं क्वालिफाई करते और ज़ाहिर इलेक्शन शेड्यूल का मोस्ट प्रॉब्ली ऐलान हो जाएगा 14-15 तारीख तक, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून को ये सेटबैक होगा अगर नवाज़ शरीफ साहब के कागजात नामज़दगी नहीं दाखिल होते, और ये कैंपेन के लिए उनके लिए बहुत बड़ा जो है झटका होगा। तो मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है पूरी कोशिश तो ये करेगी कि वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा लें। इसका मतलब ये कि अगर हम ज़िमनी इलेक्शन की बात करें तो जनरल इलेक्शन में अगर वो नहीं होंगे और मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ भी जाती है तो सवाल ये है कि फिर वज़ीर आज़म कौन के उम्मीदवार कौन होंगे। क्या फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे या कोई और होगा? तो ये जो अगर मगर की सिचुएशन है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की अगर मगर की सिचुएशन है कि अगर वो क्वालिफाई कर गए तो जनरल इलेक्शन में वो लड़ेंगे और वज़ीर आज़म होंगे, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर गए तो ज़िमनी इलेक्शंस में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगर जनरल तवक्को है कि कानूनी मसाइल जो हैं वो कागजात नामज़दगी तक देखें, अभी तक ये खासी उस लिहाज से जो है वो क्वेश्चन मार्क है, कुछ सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि अब तक उस हवाले से कोई मूव नहीं हो पाई है, क्योंकि बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा था कि जब वो लंदन से रवाना हुए थे कि हर चीज़ की तैयारी मुकम्मल है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिसकी बिना पे ये शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, और अगर ये शुकूक व शुबहात बरकरार रहते हैं तो मुस्लिम लीग नून के लिए अगला इलेक्शन जो है ज़रा मुश्किल हो जाएगा। उमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है? देखें, असल में एक तो इसका एक लीगल पहलू है और उसका जवाब अदालत दे सकती है। इनफैक्ट 2 केसेस हैं जो इस टाइम जिन पे एक मियां नवाज शरीफ को चैलेंज आ रहा है और दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। एक एवन फील्ड रेफरेंस है और दूसरा अल अज़ीज़िया रेफरेंस है। अब जो एवन फील्ड रेफरेंस है उसमें पहले मरियम नवाज़ को ज़मानत मिल चुकी है कि एविडेंस ना होने की वजह से। एविडेंस उनके बारे में क्या नहीं थी कि जो पनामा पेपर्स में जो चीज़ें आई कि जिसमें ये था कि वो बेनिफिशियल ओनर हैं, वो तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस आई, लेकिन जो अदालत की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें ये था कि अदालत को कोई जो मुतलका अदारा है वो एक उसको वैलिडेट करे। उसके लिए इन्होंने उस टाइम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को लिखा था, जिधर इनकी कंपनीज थी जिनकी वो एक जो कि रिकॉर्ड के मुताबिक पनामा पेपर रिकॉर्ड के मुताबिक वो बेनिफिशियल ओनर्स थी। तो इन्होंने लेटर लिखा और उधर से इनको जवाब नहीं आया। अब उस जवाब की अदम मौजूदगी में और उसको बुनियाद बनाकर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ को ज़मानत पे रिहा कर दिया। अब वही केस जो है वो मियां नवाज शरीफ का है। तो मियां नवाज शरीफ जो है उसमें तो डायरेक्ट उन पर इल्ज़ाम नहीं था, वो तो एक वालिद के हैसियत से था, और ये था कि क्या वो उनकी एक बेनामी कंपनी या बेनामी प्रॉपर्टी है। तो जब जिस पे डायरेक्ट एलिगेशन आ रहा था, अगर उनको एविडेंस की अदम मौजूदगी में ज़मानत मिली हुई है तो मेरे ख्याल है कि नवाज शरीफ के लिए इस केस में बज़ाहिर प्रॉब्लम नज़र नहीं आता।
सिर्फ ये मैटर करता है कि अदालत कितनी देर और कितने तवातर के साथ इस केस को सुनती है। अब अगर उनकी अपील करते हैं, अब अभी तक कोई तारीख आई नहीं है, तारीख आती है तो उससे तय होगा कि अदालत उसको जल्दी ख़त्म करती है या नहीं। जो बाकी दूसरा अल अज़ीज़िया वाला है वो भी कुछ इसी किस्म का है कि जो कि अदालत पर मुनहसर है और उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो जज अरशद मलिक थे, उनकी एक वीडियो आई थी। अब ना तो अरशद मलिक साहब इस दुनिया में हैं, बाकी उस वीडियो के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी तय कर दिया कि वीडियो कौन सी को वैलिड कंसीडर किया जाएगा, कि जिसमें जो बयान रिकॉर्ड कराने वाला है उसको पता हो, जो वीडियो बनाने वाला है वो प्रोफेशनल किस्म का वीडियोग्राफर हो। तो इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने काफ़ी रख दी थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो सिर्फ इस बुनियाद पर उसमें जाएंगे कि अरशद मलिक ने किया है, तो एविडेंस तो इनके पास भी नहीं, क्योंकि अरशद मलिक जो है वो इस दुनिया में भी नहीं है। कि अगर ये कहीं उनको तैयार ही कर लेते कि अगर वीडियो कंसीडर नहीं हो रही तो अरशद मलिक साहब को तैयार कर लेते। अरशद मलिक है नहीं, बाकी उसका एक लीगली जो उन्होंने जायज़ा लेना है तो वो भी कुछ इसी किस्म का है। मेरा ख्याल है कि जो ज़्यादा डिपेंड करता है वो अभी अदालत पे डिपेंड करता है कि क्या जिस अंदाज में जब केस सुने गए थे और उस टाइम जो चीफ जस्टिस से साकिब निसार और उन्होंने कोई एडजर्नमेंट भी नहीं लेने दे रहे थे और वो कह रहे थे कि इवन इतवार के दिन भी आप केस सुने और फलां डेट तक ये फैसला हो जाना चाहिए, जो 2018 के इलेक्शन है उससे पहले पहले इनको जेल में होना चाहिए। क्या अब 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या अभी भी उसी तरह तेज़ी दिखाई जाती है कि उनके कागजात नामजदगी जमा होने से पहले ये मामला तय हो जाएंगे या कि उससे आगे चले जाएंगे? तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा जो है ये मामला अब अदालत पर डिपेंड करता है और कौन सा बेंच इस केस को सुन रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, बेनज़ीर, एक तो कानूनी मामलात और दूसरा जो जिस तरह इंट्रो में भी जिक्र किया हमने कि राना सनाउल्लाह ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में दावा किया है कि नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में ज़िमनी नहीं जनरल इलेक्शन में इंतखाब लड़ेंगे। आपको क्या लगता है? अच्छा मुबशर, मेरे ख़्याल से मेरी जो रीडिंग है सिचुएशन की, मुझे तो मुस्लिम लीग नून कुछ ख़ास पुरएतमाद नज़र नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनरल इलेक्शन जो फरवरी में होने वाला है उसमें हिस्सा ले सकेंगे। बल्कि मैं तो कहूँगी कि जो पूरी स्ट्रैटेजी मुस्लिम लीग नून ने बनाई है, मुझे तो ये बड़ी रिस्की लग रही है कि जो सारे कानूनी मामलात हैं वो आपने आखिरी मिनट तक छोड़ गए। अभी इस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए एक डेडलाइन है जिसमें उनको इस डेडलाइन में जो तकरीबन आप कह सकते हैं 1-1.5 महीना या चले 2 महीने करते, इस दौरान उन्होंने अपने सारे जो कानूनी मामलात हैं उनको तय करना है और अदालतों से क्लीन चिट लेनी है ताकि वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा सके। अब मैं 1-1.5 महीना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब जमा कराया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा था कि 5 दिसंबर तक जाके हम हल्का बंदियाँ जो हैं वो मुकम्मल करके पब्लिश करेंगे फ़ाइनल रिज़ल्ट। अच्छा, अगर 5 दिसंबर को फ़ाइनल रिज़ल्ट हल्का बंदियों का आ गया तो उसके कोई 1 आध दिन बाद या शायद उसी हफ्ते में आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा इलेक्शन की तारीख का। देखिए, इस वक्त तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया तारीख का। उन्होंने तो जवाब जमा कराया ना सुप्रीम कोर्ट में। जब डेट आ गई कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, उसके बाद जो प्रोसेस जो कानून कहता है वो ये है कि अगले 7 दिन में इलेक्शन का स्केड्यूल आएगा। उसके अगले 6 दिन में आपने जो जितने भी उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा मामला है आज से लेकर शायद दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक ये मामला चलेगा, हो सकता है जनवरी के पहले हफ्ते तक चल जाए। तो इस दौरान अब नवाज शरीफ साहब ने अदालतों से क्लीन चिट भी लेनी है ताकि वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करा सकें। अब जैसे उमर ने बात की, 2 इश्यूज़ हैं यहाँ पे। एक तो जो केसेस हैं जिनमें उनको सज़ा हुई हुई है और जिसकी अपील सुनी जानी है। अब जैसे उमर ने कहा कि अभी तक कोई तारीख नहीं आई कि अपील कब सुनी जाएगी, कब डेट फिक्स होगी और कब तक जाके फैसला आएगा। दूसरा मामला है, अगर आप इसको भी एक तरफ रखें और नवाज शरीफ साहब जाके फिर भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स अगर जमा करा देते हैं तो दूसरा इशू है उनकी नाअहली का। अब यहाँ पे ये होगा कि अगर वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराते हैं और कोई आके उनको नॉमिनेशन पेपर्स उनके चैलेंज कर देता है स्क्रूटिनी के वक्त कि इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमने तो कानून में तरमीम कर दी है, इनके तो 5 साल ख़त्म हो गए हैं, तो ये मामला जा सकता है हाई कोर्ट में और फिर हो सकता है हाई कोर्ट के बाद जो फैसला आए वहाँ से मामला चला जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ मुबशर कि ये पूरा मामला मुझे खिंचता हुआ नज़र आ रहा है और हो सकता है आखिर में नवाज शरीफ साहब को ज़िमनी इलेक्शन ही लड़ना पड़े।
लेकिन एक एडवांटेज ज़रूर है मेरी राय में मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त, और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब के पास, कि इस वक्त जो रियासत है उन और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ उनका वन पेज है। तो हो सकता है ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक हो जाए ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। एजाज़, आपने बाकी तज़कियाकारों की राय जानी। उनको तो तवक्को है कि कानूनी मसाइल जो हैं वो कागजात नामजदगी तक हल हो जाएंगे, लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन बनती नज़र आ रही है? मुबशर, बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है कि हम सारे कानूनी पहलुओं के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो फ़ैसला साजी है वो कानूनी ऐवानों से बाहर होती है, वो ताकत के ऐवानों में होती है। बड़ी बिटर रियलिटी है कि साल 2018 के इलेक्शन जनरल इलेक्शंस थे, यानी कि जनरल इलेक्शन का मतलब वो जनरल फैज़ ने इलेक्शन करवाए थे, जनरल फैज़ उसके निगरान थे। RTS बैठ गया, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसके ऊपर तहकीकात नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर सवालात उठाए कि वो इलेक्शंस जो हैं वो रिग किए गए थे। तमाम जो पार्टियां थीं अपोजिशन की, उन तमाम ने कहा कि वो इलेक्शन की रिगिंग हुई थी। और इस इलेक्शन की रिगिंग के हवाले से जो उस वक्त की हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम करके एक तहकीकाती कमेटी कायम की थी पार्लियामेंट के अंदर, जिसके सरबराह परवेज़ खटक साहब को बनाया था। उसकी तहकीकात आज तक नहीं हो सकी। आज अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये भी जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो चीज़ें बड़ी वाज़ेह और क्लियर नज़र आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब बाकायदा एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, जिस तरह वो बाहर गए थे उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत वापस आ गए हैं। अब सवाल अगला ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब जनरल इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। उसके ऊपर कानूनी पहलुओं के ऊपर तो बात हमारे साथियों ने की, और मेरे ख्याल में कानूनी पहलुओं से जो वो बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त है अपनी जगह पर, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो असल फैसला है वो कहीं और होना है। इस्टेब्लिशमेंट को शायद अभी इस बात की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नवाज शरीफ के साथ 2017 में ज़्यादती हुई थी या उनको गलत तरीके से निकाला गया था। एक जो प्लेयर था पॉलिटिकल अफेयर्स का, वो जो कि फाउल प्ले कर रहा था, उसका मामला ख़त्म हो चुका। वो जो फाउल प्ले कर रहा था वो अभी अदालतों में अपने केसेस को फेस कर रहा है, वो जेल में बैठा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो रोल है इस्टेब्लिशमेंट का वो ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एट द सेम टाइम नवाज शरीफ साहब के बारे में उनके पार्टी लीडर्स तो यही कह रहे हैं कि वो आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जो अब तक के पैटर्न नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से उनका रास्ता साफ हो रहा है, जिस तरीके से अदालतें उनको क्लीन चिट दे रही हैं, वो तो रास्ता जो पैटर्न है वो तो यही बता रहा है कि नवाज शरीफ साहब को शायद इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा। लेकिन जब तक ये फैसला हतमी नहीं होता, मेरे ख्याल में ये इबहम कायम रहेगा। एक बात की कबूलियत ज़रूर हो सकती है, एक पहलू ज़रूर हो सकता है, वो है पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल। पाकिस्तान में कारोबार अगर चलाना है, पाकिस्तान में अगर आगे बढ़ना है, माशी एतबार से आगे बढ़ना है, पाकिस्तान ने अगर माशी एतबार से आगे बढ़ना है तो पड़ोसियों से बेहतर ताल्लुकात बनाने होंगे, हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने होंगे, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात को ठीक करना होगा, ईरान के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा, और उससे भी बढ़कर यह कि अमेरिका के साथ और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। मिडिल ईस्ट में जो आपके दोस्त हैं उनको आप पर एतमाद होना चाहिए कि वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें नवाज शरीफ साहब को एज हासिल है। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, मैं इसमें जी उमर चीमा साहब। हाँ मुबशर, मैं ये जो हम पहले बात कर रहे थे ना, एक कानूनी लिहाज से इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको याद होगा कि अल अजीज़िया रेफरेंस में जो सज़ा मुअत्तल हुई है वो अदालत ने मुअत्तल नहीं की, वो पंजाब गवर्नमेंट ने मुअत्तल की है। और पंजाब गवर्नमेंट पर इस लिहाज से बड़ा दबाव भी था कि बल्कि मियाँ नवाज शरीफ की बाहर से आने की जो उनको एक गारंटी थी वो ये थी कि पहले पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सज़ा को मुअत्तल करेगी। अदालत पर उन्होंने इतना इन्हिसार नहीं किया, पंजाब गवर्नमेंट पर किया है। अब यह है कि इसका मतलब है कि अदालत की तरफ से अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है सच, या जिस अंदाज में हमने 2018 में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार देखा, उस टाइम इस्टेब्लिशमेंट का मतलब मिलिट्री भी थी और उसके साथ अदालत भी थी। अब जो है अदालत और मिलिट्री कोई उनका वन पेज नहीं है, किसी जगह पर उनका इत्तेफाक नज़र आता है, किसी जगह पर इख्तलाफ नज़र आता है, किसी जगह पर जो है अदालत एज अदारा अदलिया
वो उनका इख्तलाफ नहीं होता, कुछ जजेस का भी इख्तलाफ होता है। तो ये चीज़ें अभी मियां नवाज शरीफ के लिए काफ़ी मैटर करती हैं। आप ज़रा इमेजिन करें ना कि एक चीज़ आप अगर अदालत के ज़रिए से जा रहे होते तो अदालत को शायद कोई प्रॉब्लम ना होता। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट से अपनी सज़ा मुअत्तल करा रहे हैं तो हो सकता है कि अदालत जो है वो इस लिहाज से बड़ी वो भी ग्रीव्ड फील कर रही हो कि इन्होंने हम पर नहीं इत्मीनाद किया, तो अच्छा चलें अब आपका जो नेक्स्ट मामला है हम इसको लटका लेते हैं। बाकी ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट और हमारे मुल्क में जब चीज़ें चल रही होती हैं तो जब तक वो होती नहीं है वो आखिरी टाइम तक शुकूक व शुबात रहते हैं। इवन के वो मियां नवाज शरीफ को भी शुकूक व शुबात होंगे कि मेरे साथ कोई चीज़ें तय तो हुई हैं, लेकिन क्या अगर कोई डायरेक्ट मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा, किसी और फोरम से मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। तो जब तक वो मामलात, जब तक वो रुकावटें उनके रास्ते से हटती नहीं है तो तब तक जो है मेरा ख्याल है कि ये सवालिया निशान रहेगा कि क्या उनका फ्यूचर है। मज़हर साहब, मुस्लिम लीग नून के असल राइवल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको कितना स्पेस मिलता है, और ये भी बहुत दिलचस्प सूरत हाल होगी। अभी हम चंद अगले 1-1.5 हफ्ते में देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून PTI को कितना स्पेस मिलता है। 19 तारीख को PTI का लाहौर में एक कॉर्नर मीटिंग का ऐलान हुआ है। इस इतवार को कराची में एक उन्होंने ऐलान किया है, और आने वाले दिनों में मजीद चीज़ें साथ में इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि जहां मुस्लिम लीग जहां PTI के लोग आके कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जो कबूलियत की तरफ ले जाती है, वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कबूलियत की तरफ नहीं ले जाती, जो कबूलियत की तरफ नहीं ले जाती वो लोग उठा लिए जाते हैं। तो ऑल इज़ नॉट वेल फॉर PTI ऑल्सो। और यहाँ जो सूरत हाल है तो वो अगर बरकरार रहती है तो फिर ऐसा लगता है कि बात मुस्लिम लीग नून से ही अल्टीमेटली बनेगी, लेकिन आखिरी फैसला बहरहाल अदालत करेगी और अदालत के फैसले के बाद ही मुस्लिम लीग नून में ज़्यादा इत्मीनाद नज़र आएगा। ये तो तमाम तर कानूनी मामलात पर भी हमने जी बेनज़ीर मुबशर, मैं सिर्फ छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी। ये बात मैंने पहले भी कही है, बट मेरी राय में मेरे ख्याल से इन दोनों सवालों का जवाब इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है कि क्या उनके पास कबूलियत है और क्या उनके पास मकबूलियत है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कबूलियत की जैसे यहाँ पे बात हो रही थी, मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब के पास शायद कबूलियत है, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब के पास कबूलियत है कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने। जहाँ तक मकबूलियत की बात है हम वो भी देख रहे हैं। आप देखें नवाज शरीफ साहब को वापस आए हुए तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं। एक ही जलसा किया है उन्होंने पंजाब में, और वो भी लाहौर में। उसके बाद कोई इंतखाबी मुहिम कोई ख़ास शुरू नहीं हुई। हाँ, यहाँ पे इत्तेहाद की बातें हो रही हैं MQM के साथ और बाकी सियासी जमातों के साथ, लेकिन वो जो मोमेंटम बनाना था, जो 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ रहे हैं, वो अभी तक क्यों हमें बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन कैंपेन अभी तक क्यों शुरू नहीं हो रही, वो इतनी स्लो क्यों है। तो इससे लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून का कॉन्फिडेंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है बेनज़ीर, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, और हम ये सवाल कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जनरल इलेक्शन लड़ सकेंगे या फिर ज़िमनी इंतखाबात का इंतज़ार होगा। तज़कियाकारों ने अपनी राय दी। एक और सवाल सामने रखेंगे तज़कियाकारों के, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में मजहबी सियासी जमातें तकरीबन तमाम ही इलेक्शंस में हिस्सा ले चुकी हैं। एदाद शुमार बताते हैं कि इन जमातों का वोट बैंक भी मौजूद है। अगर पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख पर नज़र दौड़ाएं और इंतखाबी एदाद शुमार का जायजा लें तो अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं कि जब कभी मजहबी जमातों ने मिलकर इलेक्शन में हिस्सा लिया तो इनके जीतने वाले उम्मीदवारों की तादाद भी नजर आई, लेकिन कोई भी मजहबी सियासी जमात लीडिंग पावर में नहीं रही। हालांकि रिवायती सियासी जमातें भी वोट के लिए अपनी सियासत में इस्लामिक टच का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन फिर भी मजहबी जमातें रिवायती जमातों की तरह वोट हासिल करने में नाकाम नजर आती हैं। सवाल कुछ यूं है कि मुल्की सियासत में मजहबी सियासी जमात वाज़े अक्सरियत हासिल करने में नाकाम क्यों है। बेनज़ीर, आपसे आगाज़ करेंगे। मुबशर, मेरे ख्याल से इसका जवाब इतना क्लियर कट नहीं है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जो हमारी मजहबी सियासी जमातें हैं उनका कोई ख़ास इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती इलेक्शन में। 2018 में अगर आप देख लें तो जब सब मिल के भी लड़ रही थी MMA के तहत, तो उन्होंने मुश्किलों से पूरे मुल्क में शायद 11 या 12 नेशनल असम्बली की सीटें ली थी, और उनका 2013 से 2018 में वोट बैंक और कम हुआ था। लेकिन मैं कहूँगी कि एक छोटी सी एक्सेप्शन है शायद इस रूल में, और वो इस वक्त लग रहा है कि शायद तहरीक लब्बैक है। वो मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि 2018 में उन्होंने वह नेशनल असम्बली की तो कोई सीट नहीं जीती, 2 सिंध से निकाली थी, लेकिन उनको 2 मिलियन से ज़्यादा वोट पड़ा था पूरे मुल्क में।
अब ये कोई छोटी बात इसलिए नहीं है, जाहिर सी बात है वो वोट जो थे वो सीट्स में ट्रांसलेट नहीं हुए, लेकिन 2 मिलियन वोट मिलना और 2 मिलियन से ज़्यादा वोट मिलना एक ऐसी सियासी जमात को जो इलेक्शन से तकरीबन 1 साल पहले ही सिर्फ बनी थी, ये कोई मेरे ख्याल से छोटी बात नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा कि उनकी इस सिलेक्शन में क्या परफॉर्मेंस होती है। ये भी बात दुरुस्त है कि उसके बाद 2018 के बाद जितने भी बाई इलेक्शंस हुए, बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसमें कोई ख़ास तरीके लबैक की परफॉर्मेंस नहीं थी। तो मेरे ख्याल से इस इलेक्शन में हमें देख के फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सारी मजहबी सियासी जमातें हैं इनका वोट बैंक असल में है कितना। अब जो आपका सवाल है कि क्यों जो है वोटर वो वोट नहीं देते इन सियासी जमातों को या इनकी इतनी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम क्यों? मेरे ख्याल से इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि मेरी राय में हमारे जो वोटर्स हैं वो मज़हब की बुनियाद पे शायद वोट नहीं देते, वो शायद ज़बान की बुनियाद पे, एथनिसिटी, पार्टी लाइंस के या बिरादरी के मुताबिक वोट देते हैं, लेकिन मज़हब की बुनियाद पे शायद नहीं देते, जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि ये जो ज़्यादातर मजहबी जमातें होती हैं इनका मजहबी मामलात पे बड़े फोकस्ड होते हैं, बड़ा नैरो फोकस होता है। इसके अलावा मईशत के बारे में, फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में इनकी इतनी क्लैरिटी नहीं होती और इनका जो कि क्या डायरेक्शन ये लेंगे इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इलेक्शन में कैसी होती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम ये ज़रूर देखते हैं कि इनका जो बयानिया होता है इन मजहबी सियासी जमातों का, वो जो आपकी मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं वो इस बयानिया को इस्तेमाल ज़रूर करती हैं और उससे उनको फ़ायदा ज़रूर होता है। और कभी कभी इनका बयानिया बड़ा ख़तरनाक होता है जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ होता है, और जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन के दौरान इनका बयानिया जो है वो इस्तेमाल भी करती हैं। मज़हर साहब, तो इनका इन्फ्लुएंस है। सही। मज़हर साहब, आपको क्या लगता है कि मुल्की सियासत में मजहबी सियासी जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में नाकाम क्यों है अब तक? देखिए, उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम रिलीजियस कम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर आप उनका जायज़ा लें तो वो मसलक से जुड़ी हुई हैं। जब आप मसलक से जुड़े हुए होते हैं, अगर आप JUP ले लें तो वो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं जो बाद में TLP की शक्ल में हमें नज़र आई। अगर आप JUI को ले लें तो आपको एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट लगेगा, आप जमात इस्लामी को ले लें तो वो एक ख़ास स्कूल, तो उनका जो वोट बैंक है वो भी उससे कन्फाइंड रहता है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता। जमीयत उलमा इस्लाम जो थी वो चूँकि उसका प्री पार्टीशन अगर आप देखें जमीयत उलमा इस्लाम हिंद के ज़माने से, तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत कट्टर मजहबी सियासी जमात हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका सेकुलर कलर भी नज़र आता है। यानी उनके लिए ये मसला नहीं है कि 1970 के इंतखाबात में उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी के साथ जो है इत्तेहाद बनाया और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमतें बनाई। जो एक के इत्तेहाद जो बना, जो 2002 में बना, वो एक ख़ास तनाजुर में बना और उसमें उनको बड़ी इलेक्टोरल सपोर्ट हुई जब मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी। और मुत्तहिदा मजलिस अमल जब बनी तो ज़ाहिर है एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स की बुनियाद पे वो वोट पड़ा और वो बड़ा इत्तेहाद बनकर उभरा। उसमें उन्होंने KP में हुकूमत बनाई, उन्होंने बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई, मरकज़ में उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन था, कराची में उन्होंने कोई 6 या 7 सीटें जीती। लेकिन जमात इस्लामी और JUI के दरमियान जो इख्तलाफात थे उसकी बिना पे MMA जो है वो नाकाम हो गई। तो जब ये इत्तेहाद बनता है, जब ये इत्तेहाद भी करते हैं तो उसमें उनका अगर आप वोट बैंक देखें तो एक ख़ास तनाजुर में, एक ख़ास फ़ज़ा में उनको वोट पड़ता है। जमात इस्लामी कराची में, JUP कराची में 70 की दहाई में जो है उनके पास अच्छी खासी सपोर्ट थी, लेकिन वो सपोर्ट फिर वो लूज़ कर गए। लेकिन बेसिक वो यही है कि जब तक ये ओपननेस नहीं होगी इन रिलीजियस पार्टीज़ में, यानी जब तक इनकी पार्टीज़ में दूसरे मसलक के लोगों को वेलकम नहीं किया जाएगा, इवन लीडरशिप के लेवल पर भी, तब तक वो कन्फाइंड रहेंगे, वो अपने आप को महदूद रखेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम इसलिए ज़्यादा वही कि उसने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को सामने रख के, उन्होंने एक ज़माना था कि उन्होंने कहा कि नहीं, औरत की हुक्मरानी कबूल नहीं है, लेकिन बाद में कबूल की उन्होंने और बेनज़ीर के साथ इत्तेहाद भी किया उन्होंने। तो आप कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होते हैं जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाते हैं, उसमें आप कट्टर नहीं रह सकते, उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं अपने आप को लचक दिखानी होती है। जैसे बेनज़ीर कह दीजिए, TLP एक ख़ास फिनोमेना था और TLP जो फिनोमेना बना उसके पीछे फिर बहुत से लोगों ने बहुत सी बोली, लेकिन TLP को जिस अंदाज में, क्योंकि याद रखें कि पाकिस्तान में बरेलवी मेजॉरिटी में हैं और JUP के बाद, मौलाना शाह अहमद नूरानी के बाद
जो एक राइज मिला वो टीएलपी को मिला राइज। अब टीएलपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी किस हद तक वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाएगी, वो देखिए। उन्होंने देखा लियारी में, आप देखें लियारी में उन्होंने बिलावल भुट्टो से ज़्यादा वोट हासिल किए उसमें, लेकिन उसके बाद हमने एक डिक्लाइन भी देखा उनके अंदर कि वो वोट बैंक डिक्लाइन हुआ। उस तरह नहीं पड़ा क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल था कि वो मुस्लिम लीग नून के पैरेलल लाके खड़ी की गई थी और उसके पीछे। तो बेसिकली मजहबी सियासी जमातों के पास वोट है, लेकिन उनका वोट जो है वो अपने उसके तक महदूद है, जब तक वो ओपननेस अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे। और ये काजी हुसैन अहमद मरूम ने एक मरतबा जमात इस्लामी के हवाले से लिखा भी था कि हमें ज़्यादा खुलकर जो है वो पॉलिटिक्स करनी चाहिए और लोगों को भी अपने अंदर समोने की कोशिश करनी चाहिए, और सिर्फ वोट की हद तक नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की हद तक। तो फिर उनका जो वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के दायरे में फिर वो आ जाएंगे तो लोग भी उनको वोट देंगे। एजाज, आपको भी यही लगता है? देखिए मुबशर, पाकिस्तान की अगर इंतखाबी तारीख देखी जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो डाटा है उसके ऊपर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स शाया हो चुकी हैं। तो इंतखाबी तारीख के मुताबिक पाकिस्तान में जो मजहबी जमातों का वोट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा 11% रहा है, और वो भी जनरल मुशर्रफ की जो डिक्टेटरशिप थी उस दौरान MMA का जो वोट था वो 11% तक गया था, तमाम जमातों का अलग से, तमाम जमातों का मिलाकर। अब जो 2002 में जब इलेक्शन हुआ था जनरल मुशर्रफ के दौर में, उसमें एक बात याद रखने की थी जिसकी वजह से ये मजहबी जमातें इनको वोट मिला। वो क्या बात थी? एक तो ये कि दो जो बड़े लीडर थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, यानी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब, दोनों पाकिस्तान में नहीं थे। दोनों को आपने एग्जाइल में भेजा हुआ था, एक को एग्जाइल में भेज दिया था और दूसरी खुद सेल्फ एग्जाइल में थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। उनकी अदम मौजूदगी में जो वोट था वो काजी हुसैन अहमद और मौलाना फजलुर रहमान ने MMA के ज़रिए उसको हासिल किया। और दूसरा पहलू क्या था कि आपके पड़ोस अफ़गानिस्तान में एक जंग शुरू हो चुकी थी, वॉर ऑन टेरर जो है वो पाकिस्तान शुरू कर चुका था, और उस वक्त की जो फौजी हुकूमत थी उसने MMA को काफ़ी हद तक तश्कील भी दिया था और उसको सपोर्ट भी किया था, दुनिया को, वेस्ट को दिखाने के लिए कि देखिए हम यहाँ पर मजहबी लोग बहुत ज़्यादा हैं और हमने मजहबी लोगों को बड़ा संभाल के रखा हुआ है। तो ये एक डायनामिक, इसको भूलना नहीं चाहिए। इससे पहले अगर मजहबी जमातों ने कोई अरूज हासिल किया था सियासी एतबार से या हुकूमत के एतबार से, वो जनरल ज़ियाउल हक का दौर था। अगेन ये भी एक फ़ौजी दौर था, और जनरल ज़ियाउल हक ने इन मजहबी सियासी जमातों को एक इनाम भी दिया था कि जो इन्होंने PNA की सूरत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई थी, तो बाद में इनको अकोमोडेट किया गया था। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप इलेक्टोरल हवाले से देखें तो वो नहीं था। उन्होंने अपनी शूरा में कुछ लोगों को, आपको पता है, हैसियत दी थी, नुमाइंदगी दी थी। तो ये दो वाक़यात हैं जिनमें आपको मजहबी जमातें नज़र आती हैं। मजमूई तौर पर अगर आप हर हलके में चले जाएं तो मजहबी जमातों का वोट होता है, लेकिन उसकी तादाद उतनी ज़्यादा नहीं होती। ताहम हमने ये ज़रूर देखा कि ये जो TLP का फिनोमेना है हालिया दिनों में, ये बड़ा अहम फिनोमेना बनकर उभरा। जिस तरह के पहले बात की शायद बेनज़ीर साहिबा ने कि TLP ने बड़े वोट हासिल किए, इसमें कोई शक नहीं कि TLP ने 2018 के इलेक्शन में वोट हासिल किए। लेकिन याद रखने की बात यह है कि 2018 में TLP के पास एक इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी। एट दैट टाइम TLP, आपको याद होगा कि TLP धरना लेके आई थी उस वक्त की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसके खिलाफ, और उस वक्त जनरल फैज़ ISI में बैठे हुए थे और वो उसको सपोर्ट करते रहे। और आपको याद होगा कि जो मुआहदा हुआ था TLP के साथ, उसके ऊपर भी जनरल फैज़ हमीद साहब के दस्तखत थे, बल्कि उन्होंने जिद करके खुद को बीच में शामिल किया था कि वो मुआहदे में एक गारंटर के तौर पर आएंगे। उन्होंने जिद की थी उस वक्त की हुकूमत से, जो कि उनका जो अलायंस था उस वक्त TLP के साथ नज़र आता था, विजिबल नज़र आता था। बाद में अभी जो ताज़ा सूरत हाल है, अभी रिसेंटली गैलप ने एक सर्वे किया है, और गैलप के जो सर्वे में जो सबसे पॉपुलर लीडर के तौर पे तो चेयरमैन PTI का नाम आता है, लेकिन बाद में जो PTI से अलावा अगर कोई पॉपुलर लीडर आता है तो वो TLP के साथ रिजवी आते हैं, जिनका नाम आता है कि वो बड़े पॉपुलर हैं। अब
क्या टीएलपी के लीडर अपनी इस पॉपुलैरिटी को, जो कि ख़ास तौर पर एक ख़ास मजहबी फ़िरके से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ एक ख़ास अक़लियत के हवाले से भी उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके ऊपर एतराज़ किया जाता है डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी, तो अब देखना ये है कि क्या वो इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे अपनी इलेक्टोरल वोट में। और यही सवाल सबसे वन लाइनर मुबशर कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लोग मजहबी जमातों को अप्रूव करते हैं। पाकिस्तान के लोग उन जमातों को अप्रूव करते हैं जो उनके लिए तरक्याती काम करवा सकें या उनके लिए मईशत का पहिया चला सकें। ठीक है उमर चीमा साहब, देखें, अगर हम जो अपने एक तो हम इलेक्शंस की बात कर रहे थे ना, इवन अगर आप बात करें तहरीक पाकिस्तान की भी बात कर लें तो उस टाइम बड़े जय्यद किस्म के उलमा थे, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना हुसैन मदनी थे, अताउल्लाह शाह बुहारी थे, लेकिन उनका नैरेटिव इतना पॉपुलर नहीं हो सका जितना अल्लामा इकबाल का या कायद आज़म का नैरेटिव है वो पॉपुलर हुआ, या जब इलेक्शंस हुए तो इनको एक ज़्यादा पजीराई मिली। अच्छा, उसके बाद में भी हम यही पैटर्न देखते आ रहे हैं। अब उससे एक तासर ये मिलता है कि जो मजहबी जमातें हैं, मजहबी जमातों से जो बाकी सियासी जमातें डरती भी हैं। उसकी एक वजह यह है कि मजहबी जमातें जो बाकी जो सियासी जमातें हैं उनको एक नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन वो उनकी जगह लेने की सलाहियत नहीं रखती। ये एक उनका एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। तो इसलिए बाज़ का जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके साथ एक ताल्लुक़ भी बना के रखती हैं, अपना जो नैरेटिव है उसमें कोई एक मज़हब का एलिमेंट जो है उसको भी लेकर आते हैं। जहाँ तक इन जमातों का तल्लुक़ है, अगर आप अपने इर्द गिर्द देख लें बाकी ममालिक में भी, अगर हम तुर्की की मिसाल ले लें, तुर्की में अब देखें एक तरफ जो है एक बड़ी अल्ट्रा सेकुलर पार्टी थी, उसके मुकाबले में जो तैयब अर्दोआन है इनकी पार्टी आई, उन्होंने भी गो कि उनका वोट ज़्यादा राइट विंग है, लेकिन जो उन्होंने एक जिस चीज़ को ज़्यादा कैश कराया उन्होंने वेलफेयर की बात की कि हम जो आपको फ़ौरन इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास क्या हल है। हमारे यहाँ जो मजहबी जमातें हैं ये ज़्यादातर जो है वो कोई आगे का बता रही होते हैं, यानी कि या शरीयत की बात हो रही होती है, लोग ये समझते हैं कि शरीयत जो है उस पर हम काफ़ी हद तक ख़ुद भी अमल कर लेंगे। वैसे भी हमारी जो सोसाइटी है ओवरऑल ज़रा कंजर्वेटिव भी है, तो बाज़ का जो है उसकी कंजर्वेटिज़म जो है एक और जो एक मज़हब है उसमें भी एक बड़ा थिन लाइन सा डिफरेंस आता है। जो उनके बाकी इशूज़ हैं उसके हवाले से उन्हें जो ज़्यादा एक सियासी जमातों से एक पजीराई भी मिलती है, और हमारे यहाँ ये एग्जाम्पल्स भी ओवर द टाइम यही सेट हुई हैं कि अगर कोई पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है या दूसरों ने की है, अगर मजहबी जमातों ने की भी है, अगर आप एमएमए की ही बात कर लें तो एमएमए में जो उसकी जमातें हैं वो आज भी कोई इतना ज़्यादा अपना को वेलफेयर का एजेंडा या अपना पुराना एक जो उन्होंने कारनामे किए हैं वो नहीं बयान करने की पोजीशन में होते। ज़्यादातर वही उनका इशू ये आता है जी कि 9/11 जो एक अमेरिका मुहालिफ जो है या कोई और कोई इस तरह का जिसमें मज़हब का एक टच हो, वो वाला कोई इशू है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। जो लोगों को एक बराह रास्त मसाइल पेश आ रहे होते हैं उस पर उनके पास कोई इतना खातरहा जवाब नहीं होता। जहाँ तक इवन जो टीएलपी की बात है, अगर आप बाकी जमातों को भी देख लें तो उन्हें भी हम जो है यानी कि टीएलपी का एक तरह से अभी भी ज़हूर हो रहा है, यानी कि उनका जो है 2018 में हुआ है, 2017 में हुआ है। एक इस्टेब्लिशमेंट की उनको सपोर्ट भी हासिल थी, दूसरा वो फिनोमिना और वो जो नारा लेकर आए थे वो नया भी था। इससे पहले जो को ब्रेलवी फैक्टर है वो मजहबी जमातों में इतना नुमाया यानी कि इतना मौसर नहीं था कि जितना टीएलपी वाले आए। मेरा ख्याल है कि वो भी ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ अगर आप इलेक्शन की बात करें, एक ओवरऑल सर्वे में बेशक जो साद हैं, साद रिजवी जो है उनको काफ़ी एक पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन जब अगर आप इलेक्शन की बात करते हैं तो वही इलेक्शन के जिसमें पीटीआई को 15 सीटें मिल गई थी ज़िमनी इलेक्शन में, तो ओवरऑल टीएलपी की पोजीशन जो है वो ना होने की बराबर थी, उसका काफ़ी वोट जो है वो पीटीआई की तरफ भी गया। तो आइंदा भी मुझे कोई इतना ज़्यादा मजहबी जमातें को नज़र नहीं आ रही। यही है कि किसी अलायंस की शक्ल में किसी दूसरी जो एक सेकुलर पार्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, राइट लेफ्ट की जो जी मज़हर साहब कंक्लूड कर दें मुख्तसरन। देखिए असल चीज़ ये कि अगर हम 70s का फिनोमेना देखें ना तो 70s में मौलाना मुफ्ती महमूद चीफ मिनिस्टर बने थे,
और वो पीरियड था जब सेकुलर पॉलिटिक्स बहुत मजबूत होती थी। पीपल्स पार्टी का खुद सेकुलर कलर था, फिर नेशनल अवामी पार्टी सेकुलर। अगर हम पिछले पोस्ट ज़िया एरा देखें तो, और अफ़गानिस्तान, जिहाद अफ़गानिस्तान, ये सारी चीज़ें देखें तो रिलीजियस टेंडेंसीज़ बड़ी हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो टेंडेंसीज़ गई किस तरफ हैं? वो गई हैं एक्सट्रीमिज़म की तरफ। उसमें ऐसे ग्रुप्स बने जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं रखते वो, और इसीलिए आप देखेंगे मजहबी जमातें भी टारगेट हुई हैं। मौलाना फजलुर रहमान खुद पे कई मरतबा हमले हो चुके हैं। तो ओवरऑल जो मजहबी रुझानात हैं और इंतहा पसंदाना रुझानात हमें बढ़ते हुए नज़र आए हैं, और उसके मुकाबले में सेकुलर पॉलिटिक्स जो है वो उसका डिक्लाइन हमें नज़र आया। लेकिन मजहबी जमातों को वोट क्यों नहीं पड़ता? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जैसे मुस्लिम लीग नून टाइप की जो जमातें हैं या PTI है, उनका वो हैं तो बज़ाहिर कोई मजहबी जमातें नहीं हैं, लेकिन वो एक राइट विंग पार्टीज़ हैं, राइट और सेंट्रिस्ट पार्टीज़ हैं। तो लोग जो वोटर है वो उस तरफ ज़्यादा उसका रुझान रहता है, प्योर मजहबी जमातों की तरफ वोट के लिहाज से उनका रुझान कम नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, एजाज़ सैयद साहब, उमर चीमा साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।